जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। आज हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं सुपर 30 क्वेश्चंस के। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके शारीरिक शिक्षा से रिलेटेड, आपका चाहे स्टेट का हो, BPSC का हो, UPTCT का हो या LT ग्रेड का एग्जाम हो, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, मॉक जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन विजिबल होगा क्वेश्चन, आई होप सो आप सभी को। ओके, क्लियर है। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंप्रूविंग फिजिकल हेल्थ इज द की टू अचीविंग सक्सेस, है ना। किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की कुंजी क्या है, चाबी क्या है, आखिर पॉइंट क्या है। स्पेसिफिसिटी, ए गुड ट्रेनर, एक्सेस टू जिम इक्विपमेंट या फिर गोल सेटिंग। विशिष्टता, एक अच्छा प्रशिक्षक, जिम उपकरणों तक पहुंच या फिर लक्ष्य का निर्धारण। शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, कुंजी क्या होगी, की क्या होगी सक्सेस की, बताओ। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, सभी के कमेंट में आंसर आना चाहिए। क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, गोल सेटिंग। ठीक है, कौन सा सही होगा, गोल सेटिंग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर किसी सुधर रही शारीरिक सेहत में सफलता प्राप्त करने की जो सफल कुंजी होती वो क्या होती है, गोल सेटिंग होती, लक्ष्य का निर्धारण करना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंक्रीज इन मसल मास ड्यू टू हैवी वेट ट्रेनिंग इज कॉल्ड। जब आप हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं तो जो मसल मास इंक्रीज होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, मस्कुलर हाइपोट्रोफी यानी कि मांसपेशी अल्पपुष्टि, मांसपेशी अतिपुष्टि या मस्कुलर हाइपरट्रोफी, मस्कुलर अट्रोफी या मांसपेशी अपुष्टि या हेमाटोमा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के कमेंट में आंसर आना चाहिए। क्या होगा, क्या होगा आंसर, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, मस्कुलर हाइपरट्रोफी या मांसपेशी अतिपुष्टि हम इसको कहेंगे। जब भारी वजन प्रशिक्षण के कारण मांसपेशियों के द्रव्यमान में वृद्धि मस्कुलर हाइपरट्रोफी कहलाती है या मांसपेशी अति पुष्टि कहलाती है। अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विथ। स्कोलियोसिस डैश से संबंधित एक आसनीय विकृति है। ठीक है, डिफॉर्मिटी से रिलेटेड है। किसकी स्कोलियोसिस, किस चीज़ की डिफॉर्मिटी है, आपके फुट की यानी कि पैरों की, लेग की यानी कि टांग की, वर्टिब्रल कॉलम की यानी कि रीढ़ की, या फिर स्पाइन यानी कि मेरुदंड की। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हमारी स्पाइन यानी कि मेरुदंड से रिलेटेड आपकी स्कोलियोसिस एक डिफॉर्मिटी है। ठीक है, क्या होता है स्कोलियोसिस में, स्कोलियोसिस में आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, एस शेप में हो जाती है। हमारी रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है, लेकिन जब स्कोलियोसिस होगा तो वो कुछ ऐसी एस की शेप में हो जाएगी। कैसी, एस की शेप में रीढ़ की हड्डी हो जाती है स्कोलियोसिस में। किस शेप में, एस की शेप में हो जाती है स्कोलियोसिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट। कॉन्डिलॉइड ज्वाइंट का, ठीक है, कौन सी कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल उदाहरण क्या होगा, आपका शोल्डर ज्वाइंट यानी कि कंधों का जोड़, हिप ज्वाइंट कूल्हे का जोड़, रिस्ट ज्वाइंट कलाई का जोड़, या फिर नेक ज्वाइंट गर्दन का जोड़। चलिए बताइए कॉन्डेलॉइड ज्वाइंट का एग्जाम्पल क्या होगा, क्या होगा एग्जाम्पल इनमें से। ऑप्शन 3 रिस्ट ज्वाइंट। आपकी कलाई का जो जोड़ होता है साथियों वो क्या कहलाता है,
कॉन्डेलाइट जॉइंट होता है, उसमें कैसा जॉइंट होता है, कॉन्डेलाइट जॉइंट होता है। वहीं अगर हम बात करें किस चीज़ की, शोल्डर जॉइंट, तो शोल्डर जॉइंट में कौन से जॉइंट होते हैं, शोल्डर में आपके कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट होता है ना। और क्या दे रखा है, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट आपकी कूल्हे में कौन सा जॉइंट होता है, इसमें भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ठीक है। शोल्डर में भी बॉल एंड सॉकेट होता है, हिप जॉइंट में। तो नेक में कौन सा जॉइंट होता है, नेक में आपके कौन सा होता है, पिवट जॉइंट होता है, ठीक है। कौन सा जॉइंट होता है, पिवट जॉइंट होता है। वहीं आपसे पूछ ले एल्बो में, तो एल्बो में कौन सा जॉइंट होता है, हाइंज जॉइंट होता है, कब्जेदार जोड़ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ओके। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है। अगले सवाल की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया यूजुअली अटैक, ठीक है, यानी क्षय रोग में यानी टीबी के रोग में जीवाणु सामान्यतः किस पर आक्रमण करता है, शरीर के किस अंग पर आक्रमण करता है, हमारी त्वचा पर यानी कि स्किन पर, लंग्स पर यानी कि फेफड़ों पर, हार्ट पर यानी कि हृदय पर, या फिर लिम्फ्स या हाथ पैर। बताओ क्या होगा सही जवाब इसका। टीबी में क्या आती है इंसान को, बहुत खांसी आती है, तो खांसी आ रही तो किस पे असर करेगा, हमारे लंग्स के ऊपर ही असर करना चाहिए। आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल हमारे फेफड़ों के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर ट्यूबरक्यूलोसिस क्या करता है, उसके बैक्टीरिया अटैक करते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्यूलोसिस में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये भी आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से क्या होती है, टीबी होती भैया, ट्यूबरक्यूलोसिस होती, इसको तपेदिक या क्षय रोग भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारे शरीर के किस अंग पे असर करती है, हमारे लंग्स के ऊपर, फेफड़ों को नष्ट करने का काम कर देती है, गला डालती फेफड़ों को एकदम से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलियो इज नोन एज ह्यूमन हॉन्ट आफ्टर इरेडिकेशन ऑफ, यानी डैश के उन्मूलन के पश्चात पोलियो को मानव शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो को और किस नाम से जानते हैं, मानव शिकारी। लेकिन किसके उन्मूलन के बाद, ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसका हमने उपाय खोज लिया, उसके बाद पोलियो को मानव शिकारी के नाम से जानते, कौन सी बीमारी थी जिसका उपाय खोजा था हमने, ट्यूबरक्यूलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। चलो बताओ, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता। क्या होगा, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता। चिकन पॉक्स, चेचक, या इसको हम बड़ी माता भी बोल सकते हैं। किससे होता है ये, बताओ कमेंट करके। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरल डिजीज है, कमेंट करके आंसर बताएंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक्रामक रोगों में शामिल है, इन्फेक्शियस डिजीजेस इंक्लूड, संक्रामक, इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है, ठीक है। मेल न्यूट्रिशन यानी अल्प पोषण, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रेटिनोब्लास्टोमा, या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन है, क्या होगा, संक्रामक रोग में कौन सा है, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। अभी बताया ट्यूबरक्यूलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल आपसे क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज विटामिन के डेफिशिएंसी लीड टू, विटामिन के की कमी से क्या होता है भैया, बताओ। प्रोटीन, प्रॉब्लम इन डाइजेशन, पाचन में समस्या हो जाती है, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के क्या काम करता है, अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए, आंसर देख लो पहले क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा आंसर, बिल्कुल ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के की बात करें तो ये आपके खून को क्या कर देता है, अगर इसकी कमी हो गई तो खून आपका कैसा हो जाएगा,
पतला हो जाएगा। पहली चीज़, खून की कमी, एनीमिया रोग इसी की कमी की वजह से होता है। एनीमिया रोग जो होगा, खून की कमी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्ताल्पता, क्या बोलते हैं, रक्ताल्पता, खून की कमी। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ब्लड आपका जमना ही बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लड कोगुलेशन में किस में समस्या आएगी, ब्लड के कोगुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। किस में प्रॉब्लम आएगी, ब्लड कोगुलेशन में, या फिर ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड के क्लॉटिंग या उसके जमाव में क्या आने लगेगी समस्या आने लगेगी। ठीक है। अब आपसे एक और सवाल पूछता, कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। विटामिन के का इसका रासायनिक नाम क्या है? यहां से भी आपसे सवाल पूछता है, कमेंट करके बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। यूजिंग परगेटिव्स ऑन अ रेगुलर बेसिस इज हार्मफुल टू हेल्थ, विच डेफिशिएंसी डज इट कॉज? यानी कि नियमित रूप से विरेचक का प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे किसकी कमी होती है? आयरन, पोटेशियम, आयोडीन या फिर क्रोमियम? चलो बताओ बताओ। प्यूरिगेटिव्स यानी कि विरेचक का प्रयोग नियमित रूप से अगर हम कर रहे हैं तो किस चीज़ की कमी हो जाएगी? किस चीज़ की कमी होगी? पोटेशियम की कमी होगी। किस चीज़ की कमी होगी? पोटेशियम की कमी हो जाएगी। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी इसमें से? बछेंद्री पाल, हेलेन केलर, एस.वी. सिंधु, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगा? बछेंद्री पाल। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी सफलतापूर्वक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रोल और रोल्स ऑफ अ कोच ऑन एंड ऑफ द फील्ड? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मैदान के अंदर और बाहर एक प्रशिक्षक की भूमिका है? इनमें से प्रशिक्षक की भूमिकाएं कौन सी हैं? एक कोच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या भूमिकाएं हैं, वो क्या क्या रोल निभाता है एक कोच? एज ए कंसल्टेंट, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए डेमोन्स्ट्रेटर, एज ए मोटिवेशनल? ठीक है, सलाहकार, समन्वयक, प्रदर्शनकारी या फिर प्रेरक? चलो बताओ, कोड्स आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब? क्या होगा सही जवाब? फटाफट से आंसर आने चाहिए सभी के। क्या होगा सही जवाब? ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, यानी कि सारे के सारे। कोच आपका जो होता है वो आपका कंसल्टेंट भी होता है, वो आपको कंसल्ट भी करता है कि आपको कैसे खेलना चाहिए, है ना। जैसे डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर कंसल्ट करता है, आपसे पूछता है आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके हिसाब से आपको दवा बताता है। वैसे कोच ही पूछता है क्या दिक्कत है भाई साहब, आपको कंसल्ट करता है पूरी एक एक चीज़, ताकि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो सके, अच्छी हो सके। एज ए कोऑर्डिनेटर भी कोच का काम होता है, ठीक है, समन्वयक की तरीके से भी काम करता है हर जगह पे आपका। डेमोन्स्ट्रेटर है, अगर आप कहीं पर फंसे हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किसी मैच वगैरह के बारे में, तो कोच को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। साथ ही साथ आपको मोटिवेशन देने वाला भी कोच होना चाहिए, है ना। कहीं आप परेशान हो जाए तो आपको अंदर से प्रेरणा दे सके, ठीक है, ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चारों के चारों ही सही होंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन बिहेवियर इज आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, मानव व्यवहार को अक्सर निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? अशैक्षिक और सहज व्यवहार में, या फिर शैक्षिक या अर्जित व्यवहार में? ठीक है, अनएजुकेटेड एंड स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, और स्कॉलास्टिक और एक्वायर्ड बिहेवियर के तौर पे? बताओ किसमें वर्गीकृत किया जाता है मानव व्यवहार को? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पर। क्या होगा सही जवाब?
क्या होगा, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों में ही मानव व्यवहार को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अशैक्षिक और सहज व्यवहार में भी और शैक्षिक या अर्जित व्यवहार में भी। ठीक है, दोनों में डिवाइड किया जाता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाई। टाई बोले तो बंध, क्या टाई की जगह यहां क्या हो जाएगा, बंध। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण बंध है। ठीक है, प्राणायाम या योगासन का है, जालंधर, उड्डयन, मूल। बताओ इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट बंध होगा, क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन 4, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि तीनों ही महत्वपूर्ण बंध हैं। जालंधर भी एक बंध है, उड्डयन भी बंध है और मूल भी एक क्या है, बंध है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स एजिलिटी ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम क्रम की चुस्ती शामिल है। ये गेम दे रखे ना 3, जिम्नास्टिक, गोताखोरी और खो खो, इनमें से सबसे हाई लेवल की जो चुस्ती या एजिलिटी की बात करें, चुस्ती फुर्ती की, तो इन तीनों में से किस गेम में सबसे ज़्यादा लगती है, जिम्नास्टिक में, गोताखोरी में या खो खो में, बताओ किसमें लगती है। केवल पहले और तीसरे में, फर्स्ट एंड थर्ड, खो खो और जिम्नास्टिक में ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती की ज़रूरत हमें एजिलिटी की पड़ती है। गोताखोरी में कहा है, ऊपर से गए, कूद गए पानी में, आराम से चले जा रहे हैं नीचे, तो पानी के अंदर जा कर के चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, गोताखोर कहलाते हैं ना। तो पहले और तीसरे में ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, पर्यावरणीय स्वच्छता एक ऐसा उपाय है जो संचारी रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने में मदद करता है। पर्यावरणीय स्वच्छता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, मक्खियों के प्रजनन से बचने के लिए कचरे को कूड़ेदान में फेंकें। उन जगहों की नियमित रूप से जांच करें जहां पानी इकट्ठा होता है और जहां मच्छरों की प्रजनन की संभावना होती है। चलो बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। भाई अगर मक्खियों की संख्या कम बढ़ानी, प्रजनन कम कर पाए, तो आपको कूड़ा इधर उधर फेंकोगे तो मक्खियां भिनभिनाएंगी, प्रजनन करेंगी, ढेर सारी मक्खियां पैदा होंगी। तो कचड़े में ही फेंकना चाहिए, और जहाँ जहाँ क्या हो, पानी इकट्ठा होता हो, वहाँ मच्छरों की प्रजनन की संभावना होती है। पहला और दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ओके, चलो अगला सवाल। खिलाड़ियों को प्रेरित रखने के लिए एथलेटिक प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों द्वारा कई प्रेरक तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से वे तकनीक कौन कौन सी हैं। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक आत्मचर्चा, प्रेरक संगीत, आंतरिक बाह्य अभिप्रेरणा उपयोग करना, गोल सेटिंग, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, मोटिवेशनल म्यूजिक, या फिर यूजिंग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। चलिए बताइए, खिलाड़ियों को मोटिवेट रखने के लिए जो कोचेज होते हैं या फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं, इनमें से कौन सी चीज़ों को अपनाते हैं। क्या होगा सही जवाब, ऑप्शंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी के कमेंट में आंसर आने चाहिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों के चारों। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण भी होगा, सकारात्मक आत्मचर्चा भी होगी, प्रेरक संगीत भी, और आंतरिक अभिप्रेरणा का उपयोग करना भी। आंतरिक और बाह्य दोनों अभिप्रेरणा, दोनों मोटिवेशन को यूज़ करना चाहिए एक कोच को। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। जब डैश तब संकेंद्रित मांसपेशी क्रिया घटित होती है, यानी कि कंसेंट्रिक मसल्स एक्शन अकर्स व्हेन। कंसेंट्रिक मसल्स एक्शन कब होता है, कब होता है। द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल आर एक्टिवेटेड एंड कॉन्ट्रैक्शन अकर्स,
एक्सटेंसर्स मसल्स आर एक्टिवेटेड एंड डिफ्यूजन अकर्स, adductor muscles are activated and refraction occurs, or the internal rotator muscles are activated and internal rotations occur. आकुंचक मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और आकुंचन घटित होता है तब, प्रसारणी मांसपेशी सक्रिय होती है और प्रसारण घटित होता है, उपाचलक मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और अपावर्तन घटित होता है, या आंतरिक अवर्तनी मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और आंतरिक घूर्णन घटित होता है। क्या होगा इन चारों में से सही जवाब क्या होगा साथियों? फटाफट से बताएंगे, कमेंट में सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, पहला, दूसरा और चौथा। यानी द कॉन्ट्रैक्टिंग मसल आर एक्टिवेटेड एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंसर मसल्स आर एक्टिवेटेड एंड डिफ्यूजन अकर्स, एंड द इंटरनल रोटेटर मसल आर एक्टिवेटेड एंड इंटरनल रोटेशन अकर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, 18वां क्वेश्चन क्या करें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डिस्क्राइब्स लीडरशिप? कौन से एलिमेंट हैं जो नेतृत्व का वर्णन करते हैं? लोगों को प्रभावित करना, लक्ष्यों को सामान्य, लक्ष्यों जो सामान्य है की प्राप्ति करना। चलो बताओ। इन्फ्लुएंसिंग पीपल, अचीवमेंट ऑफ गोल्स दैट आर कॉमन। क्या होगा सही जवाब? एक लीडरशिप के, एक लीडर का नेतृत्व क्या करता है? इसमें से कौन सी चीज़ें वर्णन करती हैं लीडरशिप को? क्या करती हैं? बोथ 1 and 2। भाई लोगों, लीडर क्या करता है? लोगों को प्रभावित भी करता है, साथ ही साथ जो लक्ष्य हैं सामान्यता उनकी क्या करना, उनको हासिल कर लेना, उनको प्राप्त कर लेना, जो टारगेट उसने सेट किया है उसको क्या कर लेना, हासिल कर लेना। यही एक लीडर क्वालिटी होती। चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी थॉरोली चेक्ड बिफोर एन इवेंट और गेम? ठीक है, किसी प्रतियोगिता या खेल से पहले निम्नलिखित में से किन चीज़ों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए? ठीक है, कोई भी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें खेल से पहले क्या क्या चीज़ें, उपकरण की जांच करनी चाहिए, चिकित्सा पर्यवेक्षण की, या टिकट वितरण की? चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। किसी प्रतियोगिता या खेल से पहले निम्नलिखित में से किन चीज़ों की अच्छी तरह जांच करनी चाहिए? उपकरण, भाई जो भी इक्विपमेंट्स आपके वहाँ यूज़ हो रहे हैं उनकी करेक्टली जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रही मशीनें, पता चला खेलते वक्त टूट फूट जाए, है ना, या नुकसान पहुंचा दे खिलाड़ी को। चिकित्सीय पर्यवेक्षण, आप पूरा मेडिकल सुपरविज़न ज़रूर करें, कोई खिलाड़ी बीमार वगैरह तो नहीं है, आपके पास फर्स्ट एड वगैरह की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि नहीं है। साथ ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें आंसर में दे रखा है। अब एक बड़े स्तर का मैच हो रहा है साथियों, तो वहाँ पर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। अब स्टेडियम में मान लो 1 लाख लोगों की बैठने की संख्या और आपने 5 लाख टिकट बांट दिए, बेच दिए, तो क्या होगा? अस्त व्यस्तता हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, चिनअप के लिए परीक्षण कार्य विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिनअप्स के लिए, चिनअप्स क्या होता है? जब हम बार को पकड़ के ऐसे ऊपर उठाकर अपनी ठुड्डी को ऊपर लगाते हैं। तो प्रतियोगिताओं को सीधी भुजा स्थिति से शुरू करना चाहिए, बार के ऊपर चिनिंग को ध्यान से देखना चाहिए, पैरों को किसी भी परिस्थिति में जमीन को छूने नहीं देना चाहिए। बताओ तीनों में से क्या होगा? चिनअप्स की पोजीशन में क्या होगा सही जवाब? क्या होगा? तीनों के तीनों ही मेंशन रखने चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे सभी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 21वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स के अंदर प्रोजेक्टाइल का प्रक्षेप का उदाहरण क्या है? ए स्क्वैश बॉल इन फ्लाइट, ठीक है, स्क्वैश बॉल इन फ्लाइट, ए बास्केटबॉल इन फ्लाइट। एक स्क्वैश बॉल फ्लाइट में हो या बास्केटबॉल फ्लाइट में हो तो प्रोजेक्टाइल का इसमें से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा? बोथ 1 and 2। ठीक है, स्क्वैश की बॉल का भी और बास्केटबॉल की बॉल का भी।
ठीक है, दोनों ही एग्जाम्पल होंगे आपके सही। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा का उत्कृष्ट विकास YMCA शारीरिक शिक्षा का कॉलेज मद्रास को जाता है। ठीक है, भारत के अंदर अगर फिजिकल एजुकेशन को बढ़िया बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने की बात आए, ठीक है, बढ़ाने की बात आए, तो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के कॉलेज को जाता है। ठीक है, तो YMCA की स्थापना किसने की थी बताओ? नेहरू जी ने की थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, SC बक ने, या फिर महात्मा गांधी ने? किसने की थी? मिस्टर HC बक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? HC बक ने की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 23वां, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूशन? कौन सा ऐसा पोल्यूशन है जो नॉन डिग्रेडेबल है? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा अविनाशी प्रदूषक खत्म नहीं हो सकता, चाहे इतना नष्ट करो? आंसर ये ला गया क्या? चलो कोई बात नहीं, डबल टैप हो गया। मरकरी। ठीक है, मरकरी जो है नॉन डिग्रेडेबल है, इसको ख़त्म या नष्ट नहीं किया जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ओके, अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट, मैच करना है। ठीक है, कुछ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं और वो कहाँ पर खेले जाते हैं वो आपको बताना है। जैसे अब देखो, कलारी पयट्टू, ठीक है, तीरंदाजी, जल्लीकट्टू और मलखंभ। अब इनके आंसर आपको बताने हैं कि ये कहाँ कहाँ पर खेले जाते हैं, या कहाँ पर ये ट्रेडिशनल पारंपरिक खेल कहाँ के हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन 2, ए का 2। तो कलारिया पट्टू क्या है? केरला में खेला जाता है। ठीक है, आर्चरी कहाँ का ट्रेडिशनल गेम है? मणिपुर का है, तीरंदाजी। ठीक है, जल्लीकट्टू की बात करें तो कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है, मलखंभ कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ट्रेडिशनल गेम में आता है। ठीक है, स्पोर्ट्स में आता है। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25, एक इंपॉर्टेंट, मनोवैज्ञानिक खेल का विकार जिसमें डैश होने की अधिक भय होता है, यानी साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर इन विच देयर इज एन इंटेंस फियर बिकमिंग ओबेसिटी। साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर मतलब मनोवैज्ञानिक खाने का विकार। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरिक्सिया नर्वोसा, पिका, या फिर डाइटिंग? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नर्कोसा होगा? नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, ये क्या है? साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्टलेट प्रशिक्षण विधि डैश के विकास में उपयोग होती है। जो फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड होता है वो क्या चीज़ बढ़ाने के काम में आता है? एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या स्पीड? चलो बताओ क्या होगा सही जवाब? कई बार पढ़ा रखा है, क्या होगा सही जवाब? आपकी सहनशीलता, एंडोरेंस को बढ़ाने में काम आता है क्या? फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, किसने इजाद किया था? गोस्टा होल्मर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जगह के नाम दे रखे हैं, डेट दे रखी है, अलग अलग जगहों पर ओलंपिक हुए हैं शायद। ठीक है, ओलंपिक गेम हुए, टोक्यो, मैक्सिको, म्यूनिक, मॉन्ट्रियल, कहाँ कब किस किस सन में हुए वो हमें मैच करना है। क्वेश्चंस आपके सामने, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। क्या होगा सही जवाब? तो टोक्यो 1964 में, मैक्सिको 1968 में, म्यूनिक ओलंपिक कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था? 1972 में, और मॉन्ट्रियल ओलंपिक कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे यानी कि धावन पथ की लंबाई कितनी होती है? जो वॉल्ट इवेंट होते हैं उसके लिए रनवे की लंबाई कितनी होती है? 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, 25 मीटर? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सभी के आंसर आने चाहिए, बताओ क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
कितना होना चाहिए? 25 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो वॉल्ट इवेंट के लिए कितना रनवे होना चाहिए? दौड़ने के लिए 25 मीटर की जगह मिलती है रनवे की। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? वॉलीबॉल मैदान की लंबाई चौड़ाई, एक आसान लेकिन इंपॉर्टेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा सही जवाब? 18 गुणे 9 मीटर, 20 गुणे 10 मीटर, 16 गुणे 8 मीटर, नन ऑफ दी अबव। सभी के आंसर आने चाहिए। कितना होता है? 18 गुणे 9 मीटर। कितना होता है? 18 गुणे 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 30, हीरे के आकार वाले मैदान पर कौन सा खेल खेला जाता है? मतलब एक ऐसा ग्राउंड है, मैदान है जिसका आकार कैसा है? डायमंड के आकार का है। ठीक है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस। अब टेनिस का आकार कैसा होता है? टेनिस, बास्केटबॉल का तो आयताकार होता है, वॉलीबॉल का भी कैसा होता है? आयताकार होता है। ठीक है, टेनिस बॉल का भी शायद आयताकार होता है। बचा क्या? बेसबॉल। देख लेते हैं। बिल्कुल, बेसबॉल का जो मैदान होता है वो कैसा होता है? डायमंड के आकार का होता है। तो आई होप आज की क्लास आपको, मॉक टेस्ट आपको बेहतर लगे होंगे। अगर आज की क्लास आपको बेहतर लगी हो, बेटर लगी हो, बेस्ट लगी हो तो अपने कमेंट करके हमें अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाने का या सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।